हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में क्लास 11th का वेक्टर, और वेक्टर में हम जानेंगे कि वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, और वेक्टर को अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे। और एडिशन ऑफ वेक्टर्स जानेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जानेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स जानेंगे, रेजोल्यूशन वेक्टर भी हम जानेंगे। तो इस वीडियोज़ में आपको आने वाला है बहुत सारा क्या मजा, किसमें, पढ़ने वाले में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना वेक्टर। तो आपके सामने लिखा है वेक्टर्स। तो एक्चुअल में वेक्टर्स होता क्या है, इसको पढ़ने की जरूरत क्यों हुई है ना। तो आपको याद होगा कि क्लास फर्स्ट में, मतलब फर्स्ट क्लास में आपने पढ़ा था, चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था यूनिट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स में आपने 7 फंडामेंटल्स यूनिट्स पढ़ी थी, सबने पढ़ी है भाई। जिसने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा होगा उन लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी। कौन कौन सा, लिख के बताते हैं। सबसे पहले अपन लोग पढ़े थे क्या? मास। क्या पढ़े थे? मास पढ़े थे, है ना। सबसे पढ़े थे पहले मास, फिर सेकंड नंबर पे पढ़े थे क्या? सेकंड नंबर पढ़े थे लेंथ, थर्ड नंबर पे पढ़े थे टाइम, और फोर्थ नंबर पे क्या पढ़े थे? टेम्परेचर। फिफ्थ नंबर पे क्या पढ़े थे? फिफ्थ नंबर पे क्या पढ़े थे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड सिक्स्थ नंबर पे क्या पढ़े थे? करंट। क्या पढ़े थे? करंट। एंड 7 नंबर पे जो पढ़े थे वो था ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या पढ़े थे? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी। नाम क्या है? सबसे पहले था मास, दूसरा था लेंथ, तीसरा था टाइम, और चौथा था टेम्परेचर, पांचवा था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, छठा था करंट, पांचवा था ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, चलो इतने हमने पढ़ रखे थे। और इन सब में हमने अभी तक क्या पढ़ा था? ओनली मैग्नीट्यूड। क्या पढ़ा था? मैग्नीट्यूड। इन सबको किससे प्रेजेंट करते थे? मैग्नीट्यूड से प्रेजेंट करते थे। क्या करते थे? रिप्रेजेंट करते थे। किससे? मैग्नीट्यूड से। लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड से अपन लोग का काम पूरा आसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब आप बोले कि 4 किलोमीटर आप चले जाइए, तो 4 किलोमीटर चले गए, लेकिन डायरेक्शन आपने बताया नहीं किस डायरेक्शन में जाएं। तो 4 किलोमीटर इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो यहाँ पे एक बात आई डायरेक्शन की। किसकी? डायरेक्शन की। तो हम वेक्टर चैप्टर में हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जिक्र करेंगे। थोड़ी बहुत क्या, कंप्लीटली जिक्र करेंगे किसकी? डायरेक्शंस की और मैग्नीट्यूड के साथ साथ में। अच्छा, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा सर मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड को जान लेते हैं अच्छे से। आप जब दुकानदार के पास जाएंगे तो बोलेंगे सर हमारे पास क्या दे दीजिए? 1 केजी शुगर दे दीजिए। क्या दे दीजिए? 1 केजी शुगर दे दीजिए। अगर यह मैग्नीट्यूड ना होता, क्या होता? मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये आपका है जो वो क्या है? न्यूमेरिक। क्या है? न्यूमेरिक। और ये क्या है आपका? यूनिट। और न्यूमेरिक प्लस यूनिट मिला के बनता है आपका क्या? मैग्नीट्यूड। क्या बनता है मेरे भाई? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड किसका किसका कॉम्बिनेशन है? न्यूमेरिक टर्म का प्लस यूनिट का प्लस मैग्नीट्यूड का। ये दोनों मिलके क्या बना है? मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसमें से अगर एक चीज भी गायब हो जाती, एक चीज मतलब अगर न्यूमेरिक होता, आपने यूनिट ना पढ़ी होती, तो अगर आपने यूनिट ना पढ़ी होती तो दुकानदार के पास जाते, बोलते भाई हमें 1 केजी शुगर दिए, तो केजी अब तो गायब हो गया, अब तो केजी आपने पढ़ा ही नहीं है। तो आप क्या मांगोगे भैया कि 1 शुगर दीजिए हमें। क्या दीजिए? 1 शुगर। तो दुकानदार क्या करेगा? आपको शुगर की एक थोड़ी सी पार्टिकल को उठा के दे देगा। तो लेकिन वहां पे आपने क्या, आपका कहने का मतलब 1 केजी था, लेकिन केजी आपने पढ़ा ही नहीं है। आपको चाहिए 1 केजी, लेकिन आपने केजी पढ़ा नहीं है। तो आप बोलेंगे 1 शुगर दे दो हमें। क्या दे दो? 1 शुगर दे दो। तो आपको क्या करेगा दुकानदार? 1 दाने उठा के आपको दे देगा। धनिया लेने जाओगे, धनिया लेने जाए, अब धनिया लेने गए, वो बोलेगा, आप बोलोगे कि हमें 1 धनिया दे दो। 1 धनिया
दे दो, 1 किलो नहीं, 1 धनिया दे दो, तो निकालेगा, 1 पत्ती आपको उठा के दे देगा। तो सोच लो, ओनली न्यूमेरिक वैल्यू रहने पे हमें कितना बड़ा क्या था, दिक्कत होती ना, हम कोई सामान लेने जाए तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती। लेकिन जैसे ही हमारे पास क्या आया यूनिट, तो हम कहने लगे अपने हिसाब से कि दूध लेने गए तो लीटर में बोल दिए भैया हमें 1 लीटर दूध दीजिए, शुगर लेने गए तो केजी में बोल दीजिए, धनिया देने गए 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, किलोग्राम, ठीक है। तो यूनिट आने से हमारी जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं वो भी ज़्यादा आसान हो गई। लेकिन सारी चीज़ें आसान नहीं हुई। जब हम थोड़ा और आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि डायरेक्शन की बात कैसे आ गई सर। आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी को डायरेक्शन बताए भैया आप आगे से लेफ्ट ले लीजिएगा, लेफ्ट से 4 किलोमीटर चले जाइएगा, तो लेफ्ट आपने बताया ना, लेफ्ट आपकी डायरेक्शन हुई। अगर वही आप ना लेफ्ट बताते वो बंदा बेचारा 1 किलोमीटर आगे चला जाता। तो डायरेक्शन की यूज समझ रहे हो। तो डायरेक्शन की यूज भी आई किसको प्रेजेंट करने के लिए, इन सातों क्वांटिटीज को प्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत हुई। सबसे ज्यादा तो लेंथ, क्या लेंथ, बात समझ में आई, इसमें सबसे ज्यादा डायरेक्शन की यूज होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो सर मैग्नीट्यूड आपने कैसे बताया कि जो वैल्यू होती है, एक तो है न्यूमेरिक टर्म, एक होता है यूनिट, ये मिला के बनता है क्या, मैग्नीट्यूड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीट्यूड बनता है। लेकिन अभी मैंने बताया कुछ वैल्यूज को प्रेजेंट करने के लिए, कुछ वैल्यूज को क्या करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है मेरे भाई, डायरेक्शन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, डायरेक्शन की। तो हम यहां पर लिखेंगे सम वैल्यूज, सम क्वांटिटीज, सम क्वांटिटीज, कौन सी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, सम फिजिकल क्वांटिटीज नीडेड डायरेक्शन फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन, इट्स रिप्रेजेंटेशन। तो फिजिकल क्वांटिटीज कुछ ऐसे हैं जिनको प्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत होती है। जैसे अपन के पास सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा आता है फोर्स। क्या आता है, दूसरा फोर्स। एग्जांपल सर बताइए। बिल्कुल बताते हैं। आपके पास क्या है, एक कार है, क्या है, कार है, और कार हो गई है खराब। क्या हो गई है, कार हो गई आपकी खराब। इस कार में कितने लोग बैठे थे, 3 लोग बैठे थे, कार हो गई खराब, और एक ड्राइवर था, ड्राइवर इधर साइड था, ठीक है। तो ड्राइवर बोला आप 3 लोग उतरिए, पीछे से धक्का दीजिए, पीछे से धक्का दीजिए। तो ड्राइवर ने कुछ नहीं बताया, बस आपने, इसने बोला कि पीछे से भी नहीं बोला, इन्होंने बोला कि धक्का दीजिए। तो एक महानुभाव उठे इसमें से, इस साइड से चले गए धक्का देने, एक महानुभाव उठे इस साइड चले गए धक्का देने, और एक महानुभाव उठे इस साइड धक्का देने चले गए। तो तीनों लोग 3 साइड से धक्का दे रहे हैं, तीनों लोग 3 साइड से धक्का दे रहे हैं। ये अपने फोर्स का इधर लगा रहे हैं, ये अपना फोर्स इधर लगा रहे हैं, अपना फोर्स इधर लगा रहे हैं, ठीक है। गलती इनकी भी नहीं है, ड्राइवर ने बताया नहीं धक्का किधर लेना है ना। तो ये ड्राइवर बोला जाके भैया आप क्या कीजिए, धक्का दीजिए इसको। तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, धक्का देना शुरू कर दिया। क्या देना शुरू कर दिया, धक्का देना शुरू कर दिया। लेकिन डायरेक्शन नहीं पता इनको कहाँ से देना है। तो ये 5 न्यूटन इधर लगा रहे हैं, 5 न्यूटन इधर, 5 न्यूटन इधर, तो गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है, गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है। ये इधर लगा रहे हैं, ये इधर लगा रहे हैं, 5 न्यूटन इतना कम है कि गाड़ी को धक्का दे ही नहीं सकता। ये दोनों लगा रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल कर दे रहे हैं एक दूसरे को। ये 5 न्यूटन का जो लगा, इससे गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है। फिर ड्राइवर ने ऐसे देखा घूम के, अरे ये एक बगल लगा रहा है, एक बगल लगा रहा है, एक पीछे लगा रहा है। तो ड्राइवर उतरा, भाई ड्राइवर नीचे उतरा, बोला कि भैया तीनों लोग जाओ पीछे से आगे की ओर धक्का दो, पीछे से आगे की ओर। तो अब बताए कि भाई आपने डायरेक्शन क्यों नहीं बोला। आपने अगर डायरेक्शन बोल दिया होता तो हमारी इतनी मेहनत खराब नहीं होती, ठीक है। तो ये भी पीछे आ गए, ये भी पीछे आ गए। अब तीनों लोग 5-5 न्यूटन के फोर्स लगाने लगे, तो इधर जाके लगा, गाड़ी आगे बढ़ गई, गाड़ी स्टार्ट हो गई, तीनों लोग चले गए। तो यहाँ फोर्स लगाने के लिए भी डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी आपको। अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपको डायरेक्शन कंपलसरी है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे आप नाम सुने होंगे डिस्प्लेसमेंट की। किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। कोई बताता है कि भैया आपको यहाँ पे लंबुआ जाना है,
यहाँ पे जो हम जहाँ लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इस टाउन का नाम है लम्बुआ, ठीक है, लम्बुआ। सपोज लम्बुआ आना है आपको, ये आपका होम है, घर, ठीक है, लम्बुआ आना है, घर है आपका। अब आपके घर से एक रास्ता ऐसे निकला है, एक रास्ता ऐसे निकला, एक रास्ता ऐसे निकला, एक रास्ता ऐसे निकला है, ठीक है। तो ये तो हुआ, और एक रास्ता सीधे गया है, एक रास्ता सीधे गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि लम्बुआ आपके घर से किस डायरेक्शन में, सपोज दैट इधर ईस्ट है, इधर क्या है, वेस्ट है, क्या इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो आपसे कोई पूछेगा कि लम्बुआ आपके घर से किस डायरेक्शन में है, तो आप बोलोगे इस डायरेक्शन में जाना है। इस डायरेक्शन में कितना जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है आपको 10 किलोमीटर। कितने जाना है, 10 किलोमीटर। लेकिन अगर आप प्लेन से गए तब 10 किलोमीटर जाना है ना, प्लेन से गए तब 10 किलोमीटर जाना है। एक्चुअल में अगर आप साइकिल से आए हो तो ये ज़्यादा लेंथ चली होगी, इसमें कोई डायरेक्शन का फिक्स ही नहीं है, तो है ना। तो एक्चुअल में ये क्या बता रहा है, एक्चुअल में बता रहा है डिस्टेंस। क्या बता रहा है, डिस्टेंस। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि अभी आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा ही नहीं है। टेंशन नहीं लीजिए, बस मैं आपको थोड़ी आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में डायरेक्शन होता क्या है। तो प्लेन सिर्फ एक डायरेक्शन में चल दी जा रही है 10 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, तो ये 10 किलोमीटर आपका हुआ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की जो डिफिनेशन पढ़ी होगी आप क्लास 9th में, कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो आप बोलेंगे कि हम इस डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चले गए, हमें लम्बुआ मिल गया। अब यहाँ पे आप डायरेक्शन ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। और आप यहाँ बताओ कि हमारा जो कोचिंग है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, हमारे घर से 50 किलोमीटर लगभग है। 50 किलोमीटर आपने बताया, लेकिन वो क्या बताया, डिस्टेंस बताया, डायरेक्शन साथ में नहीं बताया। इतना बात समझ में आ रही है, पक्का। तो ऐसे एक एग्जाम्पल हुआ अपना डिस्प्लेसमेंट, ऐसे हुआ फोर्स। बात समझ में आई। अब इसी डायरेक्शन के हिसाब से अगर हम बात करें डायरेक्शन के हिसाब से, तो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हुई वो कितने टाइप की डिवाइड की गई, एक तो वेक्टर, एक था स्केलर। एक था वेक्टर, एक था स्केलर। चलिए जानने की कोशिश करते हैं वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। अब हम अपने आते हैं टॉपिक पे जिसका नाम है वेक्टर। क्या है, वेक्टर। वेक्टर्स। और दूसरा क्या होता है, दूसरा है अपना स्केलर। डायरेक्शन किसके किसके बेस पे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। किसके बेसिस पे अपना ये बाइफरकेशन किया गया है, ये जो दो क्वांटिटीज बाइफरकेट हुई हैं, किससे हुई हैं, डायरेक्शन के बेस पे। सबसे पहला क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज, दूसरा हुआ स्केलर क्वांटिटीज। सब सर हम चलते हैं एक एक के बारे में जानते हैं, व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटीज, व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटीज। ओके, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, उनको प्रेजेंट करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए इनको मैग्नीट्यूड भी चाहिए। क्या चाहिए मेरे भाई, मैग्नीट्यूड भी चाहिए। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन। तभी ये क्या बोली जाएंगी, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज विच रिक्वायर टू प्रेजेंट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा सर, फॉर एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल अपने सबसे पहले वही बताया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, दूसरा फोर्स हो गया, तीसरा काइनेटिक एनर्जी हो गई, या फिर एक सेकंड, काइनेटिक एनर्जी नहीं, एक और ले लो, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई। अब ये आसान आसान पढ़ो, ठीक है, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर्स की आवश्यकता होती है। अब हम उसको जानेंगे, जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें अच्छे से समझते चले जाएंगे, वैसे वैसे एग्जाम्पल हम और जानते चले जाएंगे। अभी इस चैप्टर में आगे पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नहीं तो बोलोगे सर टॉर्क, सर मोमेंटम,
होते हैं, मुझे पता है होते हैं, लेकिन अभी इतना ही जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम क्या, दूसरा स्केलर। क्या हो गया? स्केलर। स्केलर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। ध्यान से देखिएगा, बस कुछ नहीं, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए? सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। वो क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज क्या होती हैं? इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर quantities, those quantities which required the only magnitude for their representation is called the scalar quantities। बात समझ में आ गई? पक्का? आगे चले सर, आगे चलिए, क्या दिक्कत है? अच्छा, इसमें एग्जांपल ही बताना है, बिल्कुल ले लीजिए एग्जांपल। एग्जांपल सबसे पहले आता है क्या सर? डिस्टेंस, सर स्पीड, और कुछ? बिल्कुल। क्या क्या बताओ? कुछ नहीं पता सर, इतना ही पता है आपको, मैं बताता हूं ना। एनर्जी, मास, और कुछ? और कुछ हो गया? टाइम, और कुछ? कुछ याद है आपको? और बताओ। अच्छा, अभी मैं एक चीज और कर रहा हूं, करंट क्या है? करंट, करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? क्या इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है कि स्केलर? तो आप बोलोगे सर करंट की डायरेक्शन तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। बिल्कुल, अगर आपका कोई ऐसा सर्किट दिया होता है, यहाँ पे आई फ्लो हो रहा है, इधर से इधर जा, मतलब इधर आई इक्वल टू 4 एम्पियर दिया गया है, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया? आपका डायरेक्शन। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये वेक्टर नहीं है। आप बोलोगे वेक्टर है, लेकिन मैं बोलूँगा वेक्टर नहीं है। सर आप बोलोगे क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही, इसलिए वेक्टर नहीं है। लेकिन मैं बोलूँगा कि ये जो होता है, ये जो करंट होता है, ये एक वेक्टर का एडिशन रूल होता है। क्या होता है? एडिशन रूल ऑफ वेक्टर्स। क्या? एडिशन रूल्स ऑफ वेक्टर्स को फॉलो नहीं करता, फॉलो नहीं करता, इसलिए ये क्या है? स्केलर ना है, ना तो वेक्टर है। जब कोई चीज, जब कोई क्वांटिटी आपकी ना स्केलर रह जाए ना वेक्टर रह जाए, वहां पे एक क्वांटिटी और आती है, इंट्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं टेंसर। क्या बोलते हैं? टेंसर। ठीक है, ध्यान देना इसको। तो दोज क्वांटिटीज व्हिच आर नॉट वेक्टर एंड नाइदर वेक्टर एंड नॉर स्केलर इज कॉल्ड द टेंसर क्वांटिटीज। अब ये सर एडिशन रूल्स ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर्स को ऐड करने का रूल क्या होता है? सब्सट्रैक्ट करने का रूल क्या होता है? इसको हम आगे आने लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं क्या वेक्टर हो गया, स्केलर हो गया। अब हम जाते हैं कुछ डायरेक्शन के बारे में। किसके बारे में? डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन को आपको पता ही होगा, है ना? लेकिन डायरेक्शन से पहले हम जान लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या जान लेते हैं? प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उसको हम जानेंगे इस टॉपिक पे। ठीक है, इस हेडिंग में। चलिए, अगर आपके पास कोई वेक्टर है, जैसे सपोज दैट वेक्टर को हम लिखते हैं कैपिटल लेटर से। किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। और कैपिटल लेटर के ऊपर अगर आपके पास ऐसे एरो लगा है, क्या लगा है? एरो लगा है। क्या लगा है मेरे भाई? एरो। वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक वेक्टर प्रेजेंट करेगा। क्या प्रेजेंट करेगा? वेक्टर। अच्छा, लेकिन कभी कभी क्या होती है, कभी कभी ये जो ए है इसको थोड़ा डार्क बना देते हैं। क्या कर देते हैं? डार्क। तो जब ये डार्क हो जाता है फिर भी ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, अगर कोई पास आपके पास वेक्टर ए है, उसको रिप्रेजेंट करना है तो इसके ऊपर क्या लगा दो? एरो लगा दो। ये क्या बना रहा है? आपको बता रहा है ये क्या है? वेक्टर ए बता रहा है। ये क्या है? वेक्टर है। ठीक है, और ये भी अगर डार्क में बना है, किसमें? डार्क में बना है, तो ये भी आपका क्या बता रहा है? वेक्टर ही बता रहा है। बात समझ में आई? पक्का?
अब कहीं कहीं पे ये नहीं वेक्टर है, देखो कभी कहीं आपसे पूछ ले क्या ये वेक्टर है, नहीं ये ऐसे नहीं होना चाहिए, एरो इसी साइड से होना चाहिए, ठीक है। क्या ये वेक्टर है, नहीं है। क्या ये वेक्टर है, नहीं है सर। क्या ये वेक्टर है, नहीं है। ये सारे वेक्टर्स नहीं है। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, ए के ऊपर आप एक एरो लगा दो, ये आपका वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अच्छा ये तो हो गया नोटेशन, हम मैथमेटिकली जब यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे। अब एक होता है ग्राफिकल, क्या होता है ग्राफिकल, उसको अच्छी तरीके से जानते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। अब देखो ग्राफिकल में अगर आपको प्रेजेंट करना है वेक्टर तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे ध्यान से देखना, ठीक है। सपोज दैट आपको 8 न्यूटन लिखना है, आपके पास कोई वेक्टर ए है, क्या है, आपके पास कोई वेक्टर ए है, उस वेक्टर ए का दिया गया है नाम 8 न्यूटन। क्या दिया गया है, ए नहीं लेते हैं एफ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फोर्स तो अपना क्या है, अपना फोर्स क्या है, अपने पास कोई फोर्स वेक्टर है जिसका नाम है 8 न्यूटन का फोर्स है, और हमें पता है कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज होती है, ओके। हमें सर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर खींच रहे हैं जिसकी लेंथ क्या है 2 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, और यहां पे लिख रहे हैं क्या कि ये 8 न्यूटन है, क्या 8 न्यूटन। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, कैसे सर, और यहाँ पे लिखेंगे यूनिट। जब यूनिट क्या लेंगे हम कि जो सर 1 सेंटीमीटर है वो लगभग 4 न्यूटन के इक्वल का है। यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर है वो क्या है 4 न्यूटन के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने 2 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली, समझ लो वो क्या दिया गया है 8 न्यूटन, ठीक है। ये जो वेक्टर बना है आपके पास, ये जो वेक्टर बना है ये एक्चुअल में क्या बना है सर, ये ऐसे बना है, ठीक है। इसको बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर्स, क्या बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर्स, हेड। इसको बोलते हैं टेल, क्या बोलते हैं टेल। ये होता है हेड, ये होता है टेल। फिर से सुन लो, जिधर एरो है उसको बोलते हैं हेड, जिधर एरो नहीं है, जिधर इसको बोलते हैं टेल। इसको रिप्रेजेंट करने के तरीका ये है वेक्टर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताना, सच में पक्का सही में ना, यहाँ तक क्या दिक्कत है सर, रिप्रेजेंटेशन ही तो आप वेक्टर पढ़ा रहे हैं, और क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। नोट करना है क्या, नोट करना है, चलिए यार नोट करने की टेंशन मत लीजिए। नोट करने का मतलब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या मिल जाएगा, इसकी पीडीएफ मिल। चलिए आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गए जैसे, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो ये जो इतना पढ़ाया गया है पिछले वीडियोज़ में और इस वीडियोज़ में, उसको आप अच्छे से रिवाइज करके आइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड थैंक यू।